Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायो के सेकंड चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 18। इसका मतलब है कि आज हम ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इज इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो बेसिकली बैगिंग टेक्निक है क्या और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये कैसे यूजफुल है। तो हमने जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा एक स्टेप होता है इमैस्कुलेशन, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं इमैस्कुलेशन, राइट। तो इसमें मैस्कुलिन मतलब समथिंग रिलेटेड टू मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, राइट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने बायसेक्सुअल फ्लावर्स की, ठीक है। जो हमारे बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका जो मेल पार्ट है मतलब कि जो एंथर्स हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं, राइट। जब एंथर्स रिमूव हो जाते हैं उसके बाद हम सेकेंड स्टेप करते हैं बैगिंग। हम उसका मेल पार्ट क्यों रिमूव करें बायसेक्सुअल फ्लावर का, ऑब्वियसली ताकि क्या ना हो, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। हम क्यों रिमूव कर रहे हैं, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है कि ये जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं मतलब जिसका हमने एंथर रिमूव कर दिया है, हम उनको कवर कर देते हैं, इन फ्लावर्स को हम कवर कर देते हैं, राइट। हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, ताकि हम अपने जो फ्लावर है उसको हम पॉलिनेट करवा पाए उस पॉलिन से जो हमें लगता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा अच्छे हैं और हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें अलग अलग से कराना है और हमें नोन पॉलिन से कराना है ताकि हम उसके रिजल्ट्स देख पाएँ किस पॉलिन से क्या रिजल्ट्स आते हैं, राइट। तो हमने इसमें क्या किया कि जो हमारे इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स थे हमने उनको कवर कर दिया। इसलिए कवर किया ताकि कोई और पॉलिन आके वहाँ पर पॉलिनेशन ना कर दे, राइट, वहां पर पॉलन ट्यूब बनाना ना स्टार्ट कर दे। तो इसमें कवरिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टिक बैग। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये फ्लावर है, ये एक इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जिसके हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया है। अब इसमें सिर्फ क्या बचा है, हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट, सिर्फ यही बचा है। इसको हमने कवर कर दिया अपने प्लास्टिक बैग से। जब हमने इसको प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया, अब कोई भी बाहर से कोई भी एंथर आके अब इसको क्या पॉलिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो टू अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स विद अनडिजायरेबल पॉलेंस, राइट। समझ आ गया ना कि बैगिंग होता क्या है। बेसिकली हमारे जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं उनको हम एक पॉलिथीन से कवर कर देते हैं ताकि कोई भी पॉलिन आके वहां पर पॉलिनेट ना कर जाए। उसके बाद हमसे पूछा गया है हाउ इज इट यूजफुल फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं कि हमें ये एक नोन चीज़ पता है, ये दूसरी नोन चीज़ पता है। अब हमें पता है कि हमें ये जो इसकी जो प्रोजेनी आएगी ना उसमें हमें ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। हमने देखा कि इस एक प्लांट था, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कुछ थे वो बहुत अच्छे थे, कुछ थे वो इतने डिजायरेबल नहीं थे। वहीं पर दूसरा था उसके जो इसमें डिजायरेबल अनडिजायरेबल थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसमें डिजायरेबल थे। तो हमने इन दोनों को आपस में पॉलिनेट करा दिया, राइट। अब इससे हमें हो सकता है कि एक डिजायरेबल प्लांट मिल जाए, एक ऐसा प्लांट मिल जाए जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हों जो हमें चाहिए हों। तो उस केसेस में मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केसेस में हम बैगिंग टेक्निक को यूज करते हैं, राइट। सेकेंड है इट प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलिन्स। तो अनवांटेड जो पॉलिन हमें नहीं चाहिए उससे हम अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं, कंटेमिनेट नहीं होने देंगे बिल्कुल भी,
right? So this is the second point. Third is breeding of species can be done as per our need and obtain superior species. तो वही बात है, जैसे हमें स्पीशीज चाहिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से या इस बेगिंग टेक्निक को यूज करके हम एग्जैक्टली वैसा ही स्पीशीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि जो स्पीशीज प्रोड्यूस हो वो बहुत ही सुपीरियर हो। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स करेंगे फाइनली एक दिन तो सक्सेसफुल होंगे सुपीरियर स्पीशीज में, राइट? तो इट हाउ विल इट कम? इट विल कम ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, right? So I hope this question is clear to everybody. Let's move on to our next question. तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। What is triple fusion? Where and how does it take place? Name the nuclei involved in triple fusion. तो ट्रिपल फ्यूजन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इस चैप्टर के वन शॉट में। तो अब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, मान लो ये स्टिग्मा है, यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन लैंड किया, तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये बनाता है पॉलन ट्यूब, राइट? अब ये क्या करेगा? ये एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये पॉलन ट्यूब जो है ये इस माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ पर एंटर हो जाएगी, राइट? अब जो दोनों हमारे मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट यहाँ पर एंटर होंगे, तो एक जो है वो तो फ्यूज कर जाएगा हमारे एग सेल के साथ, ठीक है। 1 मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, राइट? एंड द अदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं कहाँ? ये जो एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है ना, यहाँ पर होते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो दूसरा जो मेल गैमेट है वो आके इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट? क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अब इन्होंने पूछा है वेयर डज इट टेक प्लेस? ये होता कहाँ है ट्रिपल फ्यूजन? तो अभी हमने आंसर किया। सो इट टेक्स प्लेस इनसाइड दिस सेंट्रल सेल, द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। कैसे होता है? तो अगेन द सेम प्रोसेस। देयर आर 2 मेल गैमेट्स इन अ पॉलन ग्रेन। एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ, वो सिनगैमी हो गई। जो हमारा दूसरा मेल गैमेट आएगा वो फ्यूज हो जाएगा इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि हमारे सेंट्रल सेल के अंदर हैं, राइट? सिंपल। सो दिस विल लीड टू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो वेयर एंड हाउ का आंसर भी हो गया। अब उसके बाद है नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? तो बेसिकली 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। एक तो हमारा मेल गैमेट होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये भी क्या होते हैं? ये भी हैप्लॉइड होते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ ट्रिपल फ्यूजन occurs and where it occurs, how and कौन से न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। सो वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, राइट? बहुत ही सिंपल है, हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Why do you think zygote is dormant for some time in fertilized ovule? तो हमने देखा कैसे पॉलन ग्रेन आया, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन ने किसको फर्टिलाइज कर दिया? एग सेल को, ठीक है। अब क्या बना? जब हमारा मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गई, तो हमारा क्या बना? हमारा बना जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है एम्ब्रायो में, राइट? अब एम्ब्रायो जो होता है ना वो एक वो बोलते हैं ना कि इट इज़ नॉट फुली डेवलप्ड, है ना। ये एक बच्चा है जो अपना खाना खुद नहीं खा सकता है, उसे किसी की सपोर्ट चाहिए, उसकी केयर करने के लिए कोई चाहिए जो उसको खाना भी दे, उसको उसका ध्यान भी रखे, राइट? तो यहाँ पर ये काम करता है एंडोस्पर्म, ठीक है। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है, हमारा जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट जो होता है ये थोड़े टाइम के लिए ना डॉर्मेंट स्टेज में, डॉर्मेंट मतलब एक इनएक्टिव स्टेट होती है, ठीक है। ये किस स्टेज में होता है? ये एक इनएक्टिव स्टेट में होता है। इनएक्टिव स्टेट में होने से यहाँ पर क्या होता है?
इनएक्टिव स्टेट में क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एंडोस्पर्म है, ठीक है, जो उसको सराउंड कर रहा है एंडोस्पर्म, वो अभी डेवलप हो रहा होता है। जब वो फुली डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म, तो वो केपेबल होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। अब जब जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होगी, उसको ग्रो करना है तो ऑब्वियसली उसको खाना चाहिए, उसकी केयर करने वाला कोई चाहिए, राइट। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, सेम वैसे ही। तो once our endosperm is completely developed and is able to provide nutrition to this developing embryo, so that time zygote starts dividing and वो embryo बनने का जो process है वो start हो जाता है, right? So I hope this is clear to everybody. बहुत ही simple question था, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आए, कुछ ऐसे ध्यान ना आए, तो एक छोटा सा बच्चा सोच लो, ठीक है, उसकी मम्मी है एंडोस्पर्म, राइट, उसकी मम्मा उसका ध्यान रखेगी। ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल हमने कोटिलिडन्स में पढ़ा था, राइट। तो इसमें हमने हाइपोकोटाइल क्या होता है, अगर हम देखें तो ये एक कोटिलिडन है, ठीक है, ये एक डाइकॉट है, राइट। अब इसमें क्या है, जो ऊपर वाला एंड है वो है प्लीम्यूल और जो नीचे वाला है वो है रेडिकल। तो हाइपोकोटाइल क्या होता है, अगर हम हाइपोकोटाइल की बात करें तो ये वो पोर्शन होता है हमारे एम्ब्रायनल एक्सिस का। ये कंप्लीट अगर हम इसको ऊपर से नीचे तक कंसिडर करें ना, तो ये पूरी की पूरी क्या होती है, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रायनल एक्सिस, राइट। तो ये हमारे एम्ब्रायोनल एक्सिस का वो पोर्शन होता है जो कि नीचे की तरफ होता है, कोटिलिडन्स के नीचे होता है, राइट। तो ये आप देख सकते हो, इट इज हाइपोकोटाइल, जो नीचे की तरफ है हमारे कोटिलिडन्स में। वहीं पर अगर हम एपिकोटाइल की बात करें तो ये वो पोर्शन होता है हमारे एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो कोटिलिडन्स के ऊपर होता है। सी, दिस इज एपिकोटाइल, राइट, क्लियर। तो बहुत ही हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद हाइपोकोटाइल इट डेवलप्स इनटू पार्ट ऑफ द स्टेम। तो इसमें क्या होता है कि ये नीचे की तरफ है, तो प्लांट में नीचे की तरफ को क्या होते हैं, सीधी सी बात है, रूट्स होते हैं। तो जो हाइपोकोटाइल है ना, वो रूट में डेवलप होता है, इट डेवलप्स इनटू रूट्स। वहीं पर अगर हम एपिकोटाइल की बात करें तो एपिकोटाइल जो है वो कोटिलिडन्स में ऊपर की तरफ होता है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो किस में डेवलप होता है, वो डेवलप होता है उसके शूट्स में, ठीक है, स्टेम में, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। अब हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ है तो ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, ये आके टर्मिनेट हो रहा है रेडिकल पे, और एपिकोटाइल ऊपर की तरफ है तो इट टर्मिनेट्स at plumule, राइट। सिंपल, तीन डिफरेंसेस हैं, बहुत सिंपल। प्लीम्यूल जो है वो एक्चुअली शूट टिप होती है और रेडिकल को हम रूट टिप भी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, राइट। आपको सिर्फ कोटिलिडन का स्ट्रक्चर, डाइकॉट का स्ट्रक्चर याद करना है और आपको सारे के सारे डिफरेंसेस लिख देने हैं, राइट। तो ये डायग्राम याद रखना जब ये डिफरेंसेस लिखोगे। चलिए देखते हैं अपना बी पार्ट। चलिए बात करते हैं बी पार्ट की, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लियोपेटाइल एंड कॉलरेजा। तो क्लियोपेटाइल और कॉलरेजा की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन हमको सेम स्ट्रक्चर याद करना है, जहाँ पर प्लीम्यूल है, जहाँ पर रेडिकल है, राइट। तो क्लियोपेटाइल क्या होता है, क्लियोपेटाइल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कहीं होगा प्लीम्यूल, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगा हमारे रेडिकल, और यहाँ इसको हम लिख देंगे रूट कैप, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लीम्यूल के ऊपर होगी उसको हम बोलेंगे क्लियोपेटाइल, पी एंड पी, प्लीम्यूल एंड क्लियोपेटाइल, ठीक है, दोनों में पी है। कॉलरेजा, आर आर, रूट रेडिकल कॉलरेजा, 2 आर, राइट। तो याद रहेगा ना इससे। तो इसके ऊपर जो रेडिकल और जो रूट कैप के ऊपर जो एक शीट होगी, जो एक कवरिंग होगी, उसको हम जो सराउंड करेगी बेसिकली, उसको हम बोलेंगे कॉलरेजा, राइट। बहुत ही इजी है, यहाँ पर पी और प्लीम्यूल का पी, आर फॉर रूट कैप, आर फॉर रेडिकल, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। उसके बाद जो क्लियोपेटाइल होता है उसकी ये जो शीट होती है ना, ये फाइनली क्या होता है,
ये सॉइल के नीचे है, ठीक है, ये इसका प्लेम्यूल है, ये फाइनली सॉइल से ऊपर आएगी और जो ऊपर का जो ग्रीन पार्ट होता है ना उसमें डेवलप हो जाएगी, मतलब शूट में डेवलप हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। वहीं पर अगर हम रूट कैप की बात करें या रेडिकल की बात करें या कॉलेरिजा की बात करें तो ये सॉइल के नीचे ही रहती है, ये सॉइल के ऊपर नहीं आती है, राइट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि एक बेसिक सा है कि जो ऊपर की तरफ जो पार्ट्स है वो सॉइल से ऊपर रहेंगे, वो ग्रीन रहेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो शूट्स में डेवलप होंगे, राइट। और जो नीचे के पार्ट्स है कॉटिलेडन के वो किस में डेवलप होंगे, रूट्स में डेवलप होंगे। यही पढ़ा हमने इन दोनों क्वेश्चंस में, राइट। बहुत ही सिंपल है, याद रखना। सो आई होप आपको थोड़ा सा ट्रिक भी मिला होगा कि कैसे हमें ये याद रखना है, कैसे हम क्लियोपेटाइल में कहीं रेडिकल ना लिख के आ जाए और कॉलेरिजा में कहीं हम प्लेम्यूल ना लिख के आ जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं सी पार्ट की, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। तो इंटेग्यूमेंट क्या होता है? इंटेग्यूमेंट बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओव्यूल की। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल। वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो वो होती है आउटर कवरिंग ऑफ सीड, वो सीड की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट और टेस्टा क्या है? बेसिकली ये दोनों कवरिंग्स हैं। इंटेग्यूमेंट जो है वो हमारे ओव्यूल की कवरिंग है और वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो ये हमारे सीड की कवरिंग है, ओके। अब जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही एक थिन लेयर होती है, लिविंग होती है लेकिन बहुत ही थिन लेयर होती है सेल्स की, राइट। वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो ये थिक कोट होता है लेकिन जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। थिक एंड डेड सेल्स, थिन एंड लिविंग सेल्स, ओके। अब अगर हम इंटेग्यूमेंट्स को देखें, इंटेग्यूमेंट एक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है? टेस्टा में चेंज हो जाता है। और वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो टेस्टा क्या होता है? वो एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि इंटेग्यूमेंट्स से बनता है। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स। सिंपल, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के डी पार्ट की, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म बेसिकली एक ड्राई पार्ट है हमारे सीड का, इट इज द ड्राई पार्ट ऑफ द सीड। वहीं पर पेरिकार्प होता है हमारा फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट। जो हमारे फ्रूट के अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और जो हमारे सीड के अंदर ड्राई पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, राइट। अब अगर हम पेरिस्पर्म की बात करें तो वो एक नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। वहीं पर अगर हम पेरिकार्प की बात करें तो वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रूट और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है और डिस्पर्सल में, फ्रूट्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। हमने ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है और अब आपको ये और क्लियर हो गया होगा जब हमने इन दोनों में डिफरेंसेस देखे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। तो हमसे पूछा गया है कि एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं और कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जो फ्रूट बनाता है, राइट। तो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं दो तरह के फ्रूट्स, एक हमने पढ़े हैं ट्रू और दूसरे होते हैं फॉल्स, राइट। तो ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं, ओके। सो द फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी after fertilization they are called as true fruits, but the fruits formed from any other part of the flower other than ovary, मतलब जो ओवरी से नहीं बनते बट किसी और पार्ट से वो फ्रूट बन रहा है उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स, राइट। सिंपल है, ठीक है। जो ओवरी से फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे और जो फ्रूट ओवरी को छोड़ के किसी भी और पार्ट से बनेगा फ्लावर के उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोल रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो ओवरी से तो नहीं बन रहा, वो किस पार्ट से बन रहा है? वो बन रहा है थैलेमस से। सो एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस बट नॉट फ्रॉम ओवरी, राइट। बहुत ही सिंपल था। विच पार्ट ऑफ द
फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, तो वो हमने बता दिया कि वो किससे बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बनते हैं, वो ट्रू होते हैं। और जो ट्रू मतलब जो ओवरी से नहीं बनते हैं वो सारे के सारे फॉल्स होते हैं। तो एप्पल बनता है थैलेमस से, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। What is meant by emasculation? When and why does a plant breeder employ this technique? तो emasculation क्या होती है और कब और क्यों इस टेक्निक को यूज किया जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि emasculation क्या है, वो एक टेक्निक है। तो अगर हम इस वर्ड को देखें, हमने 10th क्वेश्चन में भी जब हमने ये आज का सेशन स्टार्ट किया था तब भी हमने ये टर्म पढ़ी थी। तो emasculation मतलब मैस्कुलिन मतलब समथिंग रिलेटेड टू मेल पार्ट, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू मेल पार्ट। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंथर की बात। और अगर ई की बात करें मतलब समवेयर वी आर रिमूविंग समथिंग, राइट। सो इट इज रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर्स। जो हमारे बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेमन्स को रिमूव कर रहे हैं, right? So before maturation of anther, in order to avoid self pollination in flowers, तो हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से उसके मेल पार्ट एंथर को रिमूव कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सो दैट इज इमैस्कुलेशन, राइट। अब ये है कि हम कब और क्यों ये कर रहे हैं। तो अब हम इसको करते हैं जब हमें किसी एक प्लांट में कोई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की, प्लांट ब्रीडर्स के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो हमने देखा कि एक ए पार्ट है, एक ए प्लांट है, सॉरी एक बी प्लांट है। ए प्लांट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसकी हाइट अच्छी है और इसके जो फ्रूट्स हैं ना वो बहुत टेस्टी होते हैं। वहीं पर अगर हम बी प्लांट की बात करें तो बी प्लांट में जैसे जो क्वांटिटी है ना फ्रूट्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जो देखते हैं कि क्या पता इन दोनों को फ्यूज करने से क्या पता हमारे जो प्रोजेनी है वो ऐसा हो कि एक तो फ्रूट बहुत टेस्टी हो और दूसरा कि उस पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या करने हैं, मिलाने हैं, ठीक है। हमें एक सुपीरियर वैरायटी चाहिए है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये इमैस्कुलेशन टेक्निक करते हैं। मतलब हम फीमेल पार्ट रहने देंगे और कोई और पॉलन आके वहां पर पॉलिनेट करेगा और एक प्रोजेनी बनाएगा, ठीक है। वाई इट इज डन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इमैस्कुलेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि हम वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दें और क्रॉस पॉलिनेशन को भी हमें प्रिवेंट करना है। हम बेसिकली बैगिंग टेक्निक करते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन भी ना हो और हमारा डिजायर्ड पॉलन जो है वो आके वहां पर पॉलिनेट करे, ठीक है। सो इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ब्रीडर। जो ब्रीडर होता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसकी नीड पे डिपेंड करता है ये कि अब हमें किस पॉलन से हमें उस स्टिग्मा पे हमें कौन सा पॉलन लैंड कराना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस, व्हिच फ्रूट वुड यू सिलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड व्हाई। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें जो हमारे फ्रूट्स हैं वो डेवलप होते हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स पार्थिनोकार्पी के थ्रू इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, लेमन है, ऑरेंज है, ऐसे फ्रूट जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट। तो जब वो फ्रूट खाते हैं तो ऐसा लगता है कि काश सीड ना होते, हम ज़्यादा इंजॉय कर पाते ये फ्रूट, है ना, जैसे मस्क मेलन और वाटरमेलन, ओके। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हमें मतलब इफ़ आई विल हैव टू सिलेक्ट कि आपको किस में पार्थिनोकार्पी करनी है, तो मैं सिलेक्ट करूँगी वाटरमेलन, क्योंकि पहली बात कि ये मेरा फेवरेट है और दूसरी बात इस मेथड से ना सीडलेस वाटरमेलन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सीडलेस होंगे तो खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। सो आप कोई भी फ्रूट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी आप पार्थिनोकार्पी करना चाहते हो, और ऐसे फ्रूट्स जो पार्थिनोकार्पी से
प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बहुत ही सिंपल था, राइट। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ओव्यूल से सीड बनेंगे ही नहीं, राइट। तो these are parthenocarpic fruits and I would love to select watermelon and you can choose whichever you want. Okay, let's move on to our next question. तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। ठीक है, पॉलन ग्रेन की वॉल बनाने में टेपेटम का क्या रोल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेपेटम होता कहाँ है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अपने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। तो हमने देखा था उसमें 4 वॉल्स होती हैं, राइट। एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडल लेयर्स होती हैं, वहाँ टेपेटम होता है, वहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज भी होते हैं अंदर, राइट। इसमें अगर हम टेपेटम को छोड़ दें तो हमारे पास जो बाकी 3 लेयर्स है ना, उनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना माइक्रोस्पोर्स को, और टेपेटम का काम होता है कि अंदर जो डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोर्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये एक न्यूट्रिटिव इनरमोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो हमारे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो वही बात आ गई ना, जहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, हम एक डेवलपिंग एम्ब्रायो पढ़ रहे थे, उसके लिए एंडोस्पर्म की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोरम, जो छोटे छोटे बेबीज हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो उनको प्रोवाइड करेगा टेपेटम, ठीक है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि टेपेटम का रोल क्या है पॉलन ग्रेन वॉल की फॉर्मेशन में। तो अब अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो ऐसे क्या होता है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, राइट। जो आउटर वॉल होती है ना, उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, स्पोरोपोलेनिन चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो हमारी एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो ये टेपेटम क्या करती है, ये सिक्रीट करती है यूबेशियस ग्रेन्यूल्स, जो कि हमें एक्साइन में जो स्पोरोपोलेनिन बनता है, स्पोरोपोलेनिन से जिससे वो एक्साइन बनी होती है, उसको बनाने में हेल्प मिलती है, राइट। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो एपोमिक्सिस होता क्या है। एपोमिक्सिस अगेन एक एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था पार्थिनोकार्पी, उसमें हम फ्रूट बना देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, राइट। यहाँ पर एपोमिक्सिस में हम क्या करते हैं, हम सीड्स बना देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो जैसे कि बहुत कॉमन है ये ग्रासेस में। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले कि ये इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इन लेस टाइम। अगर हमें हाइब्रिड सीड्स बनाने हैं बहुत ही कम टाइम में, तो एपोमिक्सिस जो है वो एक बेस्ट मेथड है। वहीं पर डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इस एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिससे कि हम डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं और बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं इस सीड से, क्लोनल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इन सीड्स से, राइट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, राइट। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। सो आई होप आपको सभी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इसके साथ अब हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। सो आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।